गठबंधन के प्रत्याशी माट विधानसभा से संजय लाटर जी भारी मतों से जीत रहे हैं। ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, चाहे 2000, 4000, 5000, 8000। जब संजय सिंह लाठर चुनाव लड़ते हैं तो वो तीसरे नंबर पर बन जाते हैं, यानी कि संजय सिंह लाठर आपसे मजबूत है। हमारा आकलन ये है कि वो 65,000 से ऊपर नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी ने 65,000 क्रॉस कर दिया है। तो नौवारी नरवारी में कहीं न कहीं भाजपा सेंध लगा चुकी है हमारे यहाँ वोटों में। आंदोलनकारी नेता जो होता है वो नम्रता उसमें वो नहीं होती जो नेता में होनी चाहिए। 70 के कंपेरिजन में 22 में बीजेपी के कैंडिडेट को आप मार्च में मजबूत बता रहे हैं, ये कैसा कैलकुलेशन है? विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का गणित लगा रहे हैं। मथुरा की माट विधानसभा सीट को लेकर राष्ट्रीय दल के वरिष्ठ नेता योगेश नौहवार ने गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर की जीत का दावा किया है। देखिए रालोद नेता योगेश नौहवार के साथ माट के चुनाव पर विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 2 चरण का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण का मतदान मथुरा में हुआ है, तो आज हम मथुरा की राजनीति पर भी बात करते हैं, क्योंकि तमाम तरीके के लोग अपने हिसाब से गणित लगा रहे हैं। हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है। प्रत्याशियों के समर्थक और राजनेता भी अपने अपने तरीके से जीत के गणित लगाने में लगे हुए हैं। आज इसी चुनावी चर्चा के बीच हम पहुंचे हैं मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और 2 बार माट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके योगेश नौहवार साहब। क्योंकि इस बार टिकट आपका कट गया था, चुनाव संपन्न हो गया, गठबंधन प्रत्याशी को आपने सपोर्ट किया, क्या लग रहा है? तो मतदान हो गया, अब तो सारी चीज आपने आकलन कर लिया होगा। गठबंधन के प्रत्याशी माट विधानसभा से संजय लाटर जी भारी मतों से जीत रहे हैं और बहुत जोरदार चुनाव रहा, बहुत उतार चढ़ाव भी उसमें रहे। ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। गठबंधन प्रत्याशी को आपने सपोर्ट किया और पिछली बार आप कुछ वोटों से हारे थे। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर इनका वोट समीकरण के हिसाब से भाजपा का प्रत्याशी कहाँ स्टैंड कर रहा है, बसपा प्रत्याशी को कितने वोट मिल सकते हैं, गठबंधन प्रत्याशी को कितने वोट मिल सकते हैं, मतलब अभी तक का आपका ओवरऑल समीकरण क्या है कि ये प्रत्याशी इतने वोट ला सकता है? देखिए, पिछली बार हम बिना किसी गठबंधन के लड़े थे, अकेले लड़े थे और बीजेपी की बहुत तगड़ी लहर थी और उसके बावजूद भी मैं 432 वोटों से चुनाव हारा था और मेरे 65,400 वोट आए थे। गठबंधन में कम से कम ये 15,000 वोट ऐड होने की पूरी संभावना है। तो मेरा आकलन ये है कि 80,000 के आसपास गठबंधन के प्रत्याशी को वोट मिलेंगे। और रही बात दूसरे प्रत्याशियों की, तो जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनके मैं वोट आकलन में करता हूं, तो पिछली बार उनको 65,000 वोट मिला था। कहीं पर वो बढ़ रहे हैं, कहीं पर वो घट रहे हैं। ये जरूर है कि उनको पिछली बार से ब्राह्मण वोट ज़्यादा मिलेगा तो उनका कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट उनसे कटा है तो वो फिर दोबारा से घटत में आ रहे हैं और जाटव वोट भी उनसे छटका है। कितना छटता है? 10 से 15%। और मुस्लिम वोट तो पूरा ही छटका है। मुस्लिम वोटरों ने उनको वोट नहीं दिया। कितना वोटर है मुस्लिम बता दो आप मेरा आकलन ये मान के चलिए कि 8 से 10,000 ब्राह्मण उनको वोट बढ़ा है और 6-7 हजार मुस्लिम वोट घटा है, 2-3 हजार जाटव घटा है। तो वो किसी भी आंकड़े से 65,000 से ऊपर उनके वोट मेरी नज़र में नहीं आ रहे हैं बसपा के प्रत्याशी। भाजपा प्रत्याशी देखिए, पिछली बार उन्हें जो एस के शर्मा जी लड़े थे 59,000 वोट आए थे, तो उसमें जो बघेल समाज का वोट है उनसे छटका है, निषाद समाज का वोट उनसे छटका है, कम हुआ है, डेंट लगा है उसमें, और ब्राह्मण वोट भी उनको पिछली बार से कम मिला है। लेकिन जाट वोट कहीं ना कहीं 8-7 हजार वोट, 9 हजार वोट उनका बढ़ा है। तो उनका आंकलन भी मैं समझता हूं कि 70,000 के आसपास, 68 से 70,000 के आसपास वोट उन्हें मिलने की संभावना है। ओवरऑल अगर मैं मानूं तो गठबंधन प्रत्याशी टक्कर किससे मान रहे हैं आप? बीजेपी से। आपके हिसाब से श्याम शर्मा तीसरे नंबर पर है? हाँ बिल्कुल तीसरे। ये देखो, ज्यादा ये चुनाव जो है त्रिकोणीय हो गया, ज्यादा बहुत बड़ा अंतर आने वाला इसमें नहीं है। ये 1000, 2000, 3000 वोटों से ऊपर नीचे तीनों प्रत्याशी रहेंगे,
लेकिन सबसे मजबूत स्थिति आज की तारीख में गठबंधन के प्रत्याशी की है। श्याम सुंदर शर्मा निश्चित ही तीसरे नंबर पे आएंगे और बीजेपी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पे आएगा और गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, चाहे 2000, 4000, 5000, 8000, 10,000। कुछ वोट ऐसे भी होंगे जो मेरी नज़र में नहीं है, तो जीत तो सुनिश्चित गठबंधन के प्रत्याशी की। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो श्याम सुंदर शर्मा से आपका मुकाबला होता है। जब संजय सिंह लाठर चुनाव लड़ते हैं तो वो तीसरे नंबर पर बन जाते हैं, यानी कि संजय सिंह लाठर आपसे मजबूत हैं। हर चुनाव नया होता है, हर चुनाव के समीकरण नए होते हैं। पिछली बार बीजेपी फाइट में ही नहीं थी, हमें आशा भी नहीं थी कि बीजेपी 59,000 वोट लेकर के आएगी, पर अंदर ही अंदर ऐसा वो चला वोटों का कि 59,000 वोट पे पहुंचने के बाद वो जो 59,000 वोट पे पहुंची वो मेरे हार का कारण बनी। एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि मांडकी विधानसभा चुनावों में जब तक मतदान नहीं होता है, जब तक गठबंधन प्रत्याशी और आरएलडी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता पंडित श्याम सुंदर शर्मा से अपनी टक्कर बताते हैं, और जिस दिन मतदान हो जाता है उसके बाद में फिर भाजपा प्रत्याशी को मजबूत बताने लगते हैं। तो ये कैसा समीकरण? देखिए, हुआ क्या था कि जब चुनाव चल रहा था उस समय हमें ये लग रहा था कि श्याम सुंदर शर्मा जी से ही टक्कर है। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन के शाम तक और दूसरे दिन सवेरे तक हमें यही महसूस हो रहा था कि हमारी जो टक्कर है बसपा के प्रत्याशी से ही है। लेकिन धीरे 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 जब हमने उसमें अध्ययन किया तो बीजेपी के जो जाट वोट है, कहीं से 100, कहीं से 150, कहीं से 200 जो गए हैं, टूटते चले गए हैं हमारे वोट। तो हमारा आकलन, हम अपने आप को जहाँ 1 लाख पे मान रहे थे, वो घटते घटते हमारा आकलन 90,000 पे, 88,000 पे, 85,000 पे आ गया। और बीजेपी का प्रत्याशी जो तीसरे नंबर पे था, ये आकलन है, आकलन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आकलन का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% सही है। हमारा आकलन ये है कि वो 65,000 से ऊपर नहीं आए, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी ने 65,000 क्रॉस कर दिया है। ये मेरा आकलन है, ये वोट पड़ने के बाद का आकलन है। पहले हमें यही था, पूरे प्रचार में हमने यही कहा कि हमारी लड़ाई यहाँ के वर्तमान विधायक से है। पूरे चुनाव में यही हमारा कैंपेनिंग का तरीका रहा और यही हम समझते रहे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि इस बार अच्छा नुकसान कहाँ हुआ कि जैसे 24 तारीख में मेरा पर्चा खारिज हुआ और मैं 28 तारीख को प्रचार में उठा। ये 4 दिन में जो हमारा नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं जो लोग बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन दे चुके थे वो लौटे नहीं है, ये हमारा नुकसान। रिसेंटली एक इंटरव्यू जगदीश नवाज से भी हुआ, तो उन्होंने कहा है कि इस बार जितना वोट पंडित श्याम सुंदर शर्मा को जाटों को मिला है वो कभी नहीं मिला है। आपका क्या आकलन है इसमें? देखिए, ये उनका आकलन है, मैं कह रहा हूं इस पे आपका क्या आकलन? 65,000 की जगह 66 मिल गया होगा, 68 मिल गया होगा, 2-3 हजार वोट बढ़ गया होगा। लेकिन मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी का प्रत्याशी 68 और 70 पे पहुंच रहा है, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। बीएसपी के प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा 68 पे रह जाए, 67 पे रह जाए, 69 पे रह जाए, रहेंगे तीसरे नंबर पे, चाहे 1000 वोटों से रहे। ये मेरा आकलन है, उनका आकलन अलग है। वो मैं फील्ड में रहा हूँ, मैं एक एक बूथ पे गया हूँ, जिस दिन मतदान हुआ उस दिन भी गया हूँ, जब वोट मांगने गए जब भी हर एक बूथ पे मैं गया हूँ। तो आकलन में अच्छा, एक चीज है कि पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो जगदीश नहवार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़े थे, इस बार वो चुनाव भी नहीं लड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गठबंधन प्रत्याशी को सपोर्ट उनको करना चाहिए था वो भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। तो क्या नुकसान कुछ हो सकता है उनसे? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं पकड़ होती है, नफा नुकसान तो होते हैं। शुरुआती दौर में वो गठबंधन के प्रत्याशी के साथ ही थे, तो मैंने तो कहीं नहीं सुना कि उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया। मेरी नज़र में तो आज भी यही है कि उन्होंने गठबंधन, वो आपके अखिलेश और जैन जी के मंच पे भी दिखाई नहीं दिए, कोई किसी रैली में भी दिखाई नहीं दिए, किसी सभा में दिखाई नहीं दिए, तो इसके क्या मायने? देखिए, वो ये सवाल आप मुझे न पूछ करके उन्हें पूछें तो ज़्यादा बढ़िया है। पूछ चुका उनको तो, लेकिन उनका तो कहना था कि भाई मुझे मेरे उसका नेता का आदेश नहीं था। हाँ। लेकिन इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि उनके इस तरह के व्यवहार से क्या नुकसान हो सकता है गठबंधन प्रत्याशी? हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति की पकड़ होती है वोटों की, चाहे वो 100 की हो, 200 की हो, 500 की हो, चाहे 10,000 या 20,000 की हो। वो आकलन एक अलग चीज़ है। लेकिन राजनीति में जो व्यक्ति चुनाव लड़ चुका है, कहीं ना कहीं उसकी पकड़ भी थी, है भी। लेकिन उनकी जो इच्छा थी, जिस प्रकार से मैं अपने नेता के कहने पे प्रचार में गया, तो उनकी बात भी अपनी जगह सही है कि उनको भी अपने नेता, जो वो शिवपाल जी को अपना नेता मानते हैं, तो शिवपाल जी के कहने पे वो प्रचार में जाने की उनकी इच्छा थी।
शिवपाल जी ने उन्हें फ़ोन किया नहीं किया, क्या रहा, कम्युनिकेशन गैप कहाँ रहा और वो क्यों प्रचार में नहीं गए, इस सवाल का जवाब मेरे से बेहतर शायद वो ही देंगे। अच्छा, जिस तरीके से 2017 में आप बहुत कम वोटों से हारे थे, 2017 के चुनाव को और 2022 के चुनाव को आप कहाँ स्टैंड देख रहे हैं? क्योंकि इस बार गठबंधन का प्रत्याशी था, उस बार सिंपली आप आरएलडी के प्रत्याशी थे, तो क्या आरएलडी से हटके गठबंधन को कितना वोट बढ़ के मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि गठबंधन को इस बार हमारा आकलन 1 लाख वोटों का था, लेकिन हम उसी बात को लेकर के चल रहे थे। जैसे मुझे 65,000 वोट मिले, गठबंधन जो समाजवादी का और उसका कांग्रेस का गठबंधन था उन्हें 14,000 वोट मिले, तो करीबन करीबन हम 80,000 पे पहुंच रहे थे। 10-20 हजार वोटें हमारी मेहनत, प्रत्याशी की मेहनत, वो पहुंच करके हमारे ऊपर का आकलन था। न कहीं भाजपा ने हमारी वोटों में सेंध लगाई, सिर्फ लोकल प्रत्याशी होने की वजह थी। वो वोटर भाजपा को पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन लोकल बनाम बाहरी वो मुद्दे को बनाकर, गोत्र बनाकर उन्होंने वोट मांगा, तो नौबारी नरबारी में कहीं न कहीं भाजपा सेंध लगा चुकी है हमारे यहाँ वोटों में। एंजॉय करें अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, ट्रूली अनलिमिटेड डेटा और कॉल्स के साथ, और साथ में पाएं 11 प्रीमियम OTT ऐप्स की फ्री सब्सक्रिप्शन। प्लान स्टार्टिंग जस्ट एट ₹499। अभी अपना नेट प्लस ब्रॉडबैंड कनेक्शन बुक करें। 8218750187। और वो नुकसान को आकलन करते हुए मैंने आपको बताया कि बीजेपी दूसरे नंबर पे आ रही है और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो हमारी वोटों पे सेंध नहीं लगा पाए, किसी भी जगह पर मुझे उनकी बढ़त नहीं दिखी। अच्छा, एक चीज है क्योंकि जातिगत आंकड़े बहुत देखे जाते हैं चुनाव में, खास तौर पर किसान कद्दावर नेता है रामबाबू कटेलिया, वो आम आदमी पार्टी से हैं। इधर तुम्हारे मैं अगर देखता हूँ ये रायस जो बेल्ट है, यहाँ से आपके उनकी योगेश पचेरा की उनकी पत्नी रही हैं, तो क्या इनको ही कुछ वोट जा सकता है जाटों का? देखिए, रामबाबू कटेलिया जी आंदोलनकारी नेता हैं और आंदोलनकारी नेता और राजनेता ये दोनों चीजें अलग फील्ड है। वो जब आंदोलन करते हैं तो लाखों में भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, जब वोट मांगने जाते हैं तो वोट की परसेंटेज ना के बराबर होगी। क्यों नहीं मिलता इनको वोट? देखिए, दोनों चीजें ही अलग है। आंदोलनकारी नेता का स्वभाव अलग होता है, वोट मांगने वाले नेता का स्वभाव अलग होता है, वो बड़ा नम्र होता है। आंदोलनकारी नेता जो होता है वो नम्रता उसमें वो नहीं होती जो नेता में होनी चाहिए। दोनों गुण अलग हैं। वोट मिलना, वोट लेना आज की तारीख में आसान नहीं है। जब वोट मांगने जाते हो तो एक एक वोटर का वजन इतना बढ़ चुका होता है कि आपको उससे कन्विंस करना, राजी करना, निवेदन करना, नम्रता लाना, हर वोटर ये चाहता है। एक चीज है कि 17 में आप बीजेपी की हवा बता रहे हैं, 17 के कंपैरिजन में 22 में बीजेपी के कैंडिडेट को आप मार्च में मजबूत बता रहे हैं, ये कैसा कैलकुलेशन है आप? देखिए, 2017 में हमारे जो वोट हैं उनमें बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई थी। 22 में क्योंकि वहाँ का प्रत्याशी जाट था और लोकल था, नौवार था, तो कहीं ना कहीं नौवारी नरवारी में वो सेंध लगाने में कामयाब हुए। वहीं पर ब्राह्मण वोट छिटक करके बसपा के प्रत्याशी की तरफ चला गया। उनका भी नफा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। जिस तरीके से बघेलों ने पिछली बार एक मुश्त होकर के वोट दिया था बीजेपी को, ऐसा वोट इस बार नहीं दिया। निषादों ने ऐसा वोट इस बार नहीं दिया, तो उन 2-3 जातियों में उनका नुकसान है, ब्राह्मणों में बीजेपी का नुकसान है और जाटों में बीजेपी का पहले की अपेक्षा प्लस क्या है। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं क्षेत्र वाइज मानूं, मार्च में ही नौवारी में आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बसपा और भाजपा इनमें? नौवारी में, इधर 36 में, और ये आपका जो राया वाली बेल्ट है इसमें कहाँ कितने आगे निकल रहा है प्रत्याशी? देखिए, नौवारी में पहले नंबर पर गठबंधन के प्रत्याशी रहेंगे हर एक गाँव में। 36 में हर एक गाँव में बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे आगे। फिर आप चले जाओगे आगे, गावरों में और पचेरे में पुनः गठबंधन के प्रत्याशी सबसे आगे रहेंगे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे वहाँ गावर और पचेरों में पंडित श्याम सुंदर शर्मा होंगे। तीसरे नंबर पे बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। शेरगढ़ बेल्ट में बात करें तो शेरगढ़ बेल्ट में भी बीजेपी पहले नंबर पे रहेगी, दूसरे नंबर पे गठबंधन के प्रत्याशी रहेंगे और तीसरे नंबर पे बसपा रहेगी। बसपा, यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो गठबंधन और बीजेपी की टक्कर है। गठबंधन की और बीजेपी की टक्कर पूरे उत्तर प्रदेश में है और माठ विधानसभा में भी। सिटिंग विधायक कह रहे हैं कि इस बार सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे वो। देखो, सिटिंग विधायक पिछली बार भी कह रहे थे 20,000 से जीत रहे हैं और वो एंड में आकर निष्कर्ष निकला कि 400 वोटों से जीते।
आप 65,000 बता रहे हैं, वो 90,000 कह रहे हैं कि इस बार भी 90,000 वोट आएंगे। मैं अपने 1.25 लाख बताने लगूँ तो मुझे कोई रोक लेगा? मैं बता दूं अपने, मेरे 1.25 लाख आ रहे हैं, हमारे गठबंधन के 1.25 लाख आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जिस समय योगेश नौवार चुनाव लड़ते हैं तो 65,000 लाते हैं, संजय सिंह लाठर अगर चुनाव लड़ते हैं तो 80,000 लाते हैं? गठबंधन, भाई मैंने आपको बताया ना, हमारे वोट 65,000 और गठबंधन के 15,000 मिला के 80,000 वोट पे हम पहुंच रहे हैं। उस वोटों को कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं नफा भी हुई। हमारे कुछ जाटों के वोटों को नुकसान हुआ तो मुसलमान वोट उसमें प्लस भी हुआ। क्या ओवरऑल त्रिकोणीय नहीं है मामला? त्रिकोणीय है, लेकिन पहले नंबर पे फिर गठबंधन ही है। उन दोनों में डिफरेंस कितना हो सकता है? 3, 4, 5 हजार वोटों का। ओवरऑल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका क्या कैलकुलेशन है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में हमें 60 से 70% सीटें मिल रही हैं, 30-35 सीटें उसमें मिल रही हैं हमें। लेकिन दूसरे चरण में 40+40-45 सीटें हमें गठबंधन को मिल रही हैं। तीसरा चरण है आज तीसरा चरण है। तीसरे चरण में करीबन 80% वोट, 80% सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है और चौथे चरण तक ये क्लियर हो जाएगा कि गठबंधन की सरकार आने जा रही है। तो क्या ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से आपकी टिकट कटी और उसके बाद में आप थोड़ा कुछ दिन बाद सक्रिय हुए लाठर जी के साथ में चुनाव में, तो उसका कुछ नुकसान हो सकता है? उसका नुकसान हमें 4 दिन जो मैं घर बैठे रहा हूँ, उसका जो नुकसान ये हुआ है, जो वोटर चला गया बीजेपी में या बसपा में, उसको लौटाने में हम कामयाब नहीं हुए। ऐसा 5-7 हजार वोटों का हमारा नुकसान निश्चित ही हुआ है। वो लौटे नहीं है हमारे साथ, नहीं लौटा है। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से एक बहुत साधारण और एक प्रैक्टिकल बातचीत राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता योगेश नौवार साहब के साथ हुई है, और एक फॉर्मल बातचीत जो एक जनरली बात करते हैं कि क्या चल रहा है, चुनाव के बाद में कैसी परिस्थितियां रही हैं, तो कई बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्पेशल बताई हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो एक यही है कि जिस समय चुनाव हो रहा होता है उस समय राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेता, गठबंधन के नेता अपना मुकाबला बसपा प्रत्याशी से बताते हैं, और चुनाव होने के बाद में फिर चर्चाएं होने लगती हैं कि गठबंधन प्रत्याशी का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी से है। उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन प्रत्याशी करीब 80,000 लेके आ रहे हैं, भाजपा और बसपा प्रत्याशी लगभग बराबर के आसपास होंगे, लेकिन वो अपना मुकाबला भाजपा प्रत्याशी से बता रहे हैं, जबकि बसपा प्रत्याशी भी अपना मुकाबला भाजपा प्रत्याशी से बता रहे हैं। जितना डिफरेंस वोटों का ये बता रहे हैं वो उससे ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि ये दिलचस्प बातें होती हैं, क्योंकि हर आदमी के अपने गणित होते हैं, अपने समीकरण होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा लोग माथा पच्ची करते हैं कि कहाँ से कितने वोट किस प्रत्याशी को मिल सकते हैं, और जातिगत आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा इस पर फोकस रहता है, क्योंकि चुनाव में कौन जाति के कितने वोट हैं, किसके पक्ष में जा रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है, और उसका कैलकुलेशन और उसकी केमिस्ट्री अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सिर्फ वो ईवीएम ही उसे डिसाइड कर सकता है, ये सिर्फ केवल अनुमान और एक आकलन होता है। तो आज हमने योगेश नौवारी से बात की, उन्होंने अपना आकलन बताया और अपने गठबंधन प्रत्याशी की वो जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये 10 मार्च को ही डिसाइड होगा कि आखिर माठ का अगला विधायक कौन बनता है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। गठबंधन के प्रत्याशी माठ विधानसभा से संजय लाठर जी भारी मतों से जीत रहे हैं। ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते और गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, चाहे 2,000, 4,000, 5,000, 8,000। जब संजय सिंह लाठर चुनाव लड़ते हैं तो वो तीसरे नंबर पर बन जाते हैं, यानी कि संजय सिंह लाठर आपसे मजबूत है। हमारा आकलन ये है कि वो 65,000 से ऊपर नहीं आए, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी ने 65,000 क्रॉस कर दिया है। नौवारी नरवारी में कहीं न कहीं भाजपा सेंध लगा चुकी है हमारे यहाँ वोटों में। आंदोलनकारी नेता जो होता है वो नम्रता उसमें वो नहीं होती जो नेता में होनी चाहिए। 70 के कंपेरिजन में 22 में बीजेपी के कैंडिडेट को आप माठ में मजबूत बता रहे हैं, ये कैसा कैलकुलेशन है?